लीगल और जुडिशियल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 11 में कल हमने सेक्शन 223 तक पढ़ा था। 223 तक कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाता या किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं करता तो पब्लिक सर्वेंट भी लायबल है और वो भी पनिशेबल है। तो वो सेक्शंस हमने कल की क्लास में पढ़े थे। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अगर कोई पर्सन है वो खुद के अरेस्ट के लिए या किसी और के अरेस्ट को होने से रोकता है, अरेस्ट या एप्रीहेंशन में बाधा पहुंचाता है, तो यहाँ पे वो पर्सन लायबल होगा, वो पर्सन गिल्टी होगा। ओके, गुड मॉर्निंग प्रतिमा। तो हम लोग ये बता रही थी मैं आपको, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 224, 225, 225A और 226 तो रिपीट हो चुका है, 227, 228, 229 और 229A। आज हमारा चैप्टर 11 हो जाएगा ख़त्म। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 224 क्या कहता है आईपीसी का? 224 आईपीसी का क्या कहता है? ये कहता है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन। देखो फिर से सुनो, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन, बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन। अब इसकी हिंदी क्या है? देखो, किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, 224 जो कहता है उसमें कोई पर्सन खुद के अरेस्ट होने पे बाधा पहुंचाता है, और 225 क्या कहता है? 225 कहता है कोई पर्सन किसी और को हेल्प करता है कि वो अरेस्ट ना हो। ओके, अरेस्ट ना हो या उसका ऑर्डर निकल चुका है, एप्रीहेंशन, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 224 में क्या बात करता है कि ये खुद की पर्सन, खुद की अरेस्ट होने से रोक रहा है कोई पर्सन, और 225 डील करता है कि कोई पर्सन किसी और की अरेस्ट नहीं होने दे रहा। गॉट इट? अब हम यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। देखो, whoever मतलब कोई भी पर्सन intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of himself for any offence with which he is charged or of which he has been convicted, or escapes or attempt to escape from any custody in which he is lawfully detained for any such offence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ। यहाँ पे वही कहा गया है, अगर कोई पर्सन जो लीगली, उसका लीगली एप्रीहेंशन, लीगली गिरफ्तार होना था, ठीक है, पर वो पर्सन खुद की गिरफ्तारी नहीं होने देना चाहता, इसके लिए वो बाधा पहुंचाता है, कोई भी बाधा, पब्लिक सर्वेंट को कंफ्यूज करता है या उसके सामने से भाग जाता है, कुछ भी अपने अरेस्ट होने में बाधा पहुंचाता है, तो वो 224 के तहत लाइबल होगा, और उसको जो पनिशमेंट मिली है वो तो अलग ही है। उसके बाद उसको कितने 2 साल की सजा विथ फाइन और विथ बोथ पनिशमेंट मिलेगी। ओके, 224 में जो पर्सन भाग जाते हैं ना, अरेस्ट से छुप जाते हैं, भाग जाते हैं कि उनको अरेस्ट नहीं होना, तो वो लोग इसमें लाइबल हो जाते हैं 224 में। ओके, इसका हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, या फिर एक्सप्लेनेशन सुन लो। द पनिशमेंट इन दिस सेक्शन इज इन एडिशन। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एडिशन में है पनिशमेंट, जो 2 साल का है। ओके, एडिशन टू द पनिशमेंट फॉर विच द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड और डिटेन्ड इन कस्टडी वॉज लाइबल फॉर द ऑफेंस विथ विच ही वॉज चार्ज। जिस चार्ज के लिए उसको, मतलब जिस ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया गया ना, उसकी जो पनिशमेंट मिली है वो तो अलग है, उसके एडिशन में 2 साल की सजा मिल सकेगी उसको, क्योंकि वो अपनी एप्रीहेंशन, अपनी अरेस्ट से भागा है, ठीक है, और ऑफ विच ही वॉज कन्विक्टेड। देखो, अब इसकी हिंदी आप सुन लो, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। देखो, जो कोई किसी ऐसे अपराध के लिए जिसका उस पर आरोप हो या जिसके लिए वह दोष सिद्ध किया गया हो, विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में साशय प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा, ओके, या किसी अभिरक्षा से जिसमें वह किसी ऐसे अपराध के लिए विधि पूर्वक निरुद्ध हो, निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसके स्पष्टीकरण में ये क्या बोल रहे हैं? इस धारा से उपबंधित दंड उस दंड के अतिरिक्त है जिससे वह व्यक्ति जिससे पकड़ा जाना हो या अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाना हो उस अपराध के लिए दंडनीय था जिसका उस पर आरोप लगाया गया था या जिसके लिए वह दोष सिद्ध किया गया था। ओके, मतलब एडिशनल ही पनिशमेंट मिलेगा, उसमें इंक्लूड नहीं होगा।
इसमें बस यही है कि रजिस्ट्रेशन जो ज़रूरी है, अगर वो रेजिस्ट कर रहा है, जैसे कोई पर्सन है जिसको अरेस्ट करना है, अगर वो इलीगल अरेस्ट का रेजिस्ट कर रहा है, इलीगल अरेस्ट की में बाधा पहुंचा रहा है, तो फिर उसको इस चीज़ में लायबल नहीं किया जाएगा। जैसे कई बार पुलिस ऑफिसर अपनी रौब झाड़ते हैं या फिर अपनी पावर यूज़ करते हैं। वो लोग कहते हैं कि अब किसी से बदला लेने के लिए या किसी और के बहकावे में आकर या किसी के लालच में आके झूठा वारंट निकालते हैं या फेक वारंट निकालते हैं। वारंट में कोई गलती होती है, फिर वो पर्सन अगर इन सब चीज़ों में बाधा पहुंचा रहा है अपनी अरेस्ट में, तो वो इस चीज़ में लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गलती पब्लिक सर्वेंट की है, ना कि उस पर्सन की। ओके, इसका एक केस सुनो आप, अजब वर्सेस स्टेट। अजब वर्सेस स्टेट। ओके, इसमें क्या कहा था? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट persons apprehended for gambling could be prosecuted under this section if they escaped from the police custody। गैम्बलिंग में कई बार पकड़े जाते हैं लोग, गैम्बलिंग खेलते ही हैं। ओके, अब उसमें क्या होता है ना, गैम्बलिंग में भाग गए लोग अपने, या फिर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसके बाद लोग भाग गए। ओके, तो इन सिचुएशन में क्या होता है ना, वो पर्सन जो है, मतलब जितने भी इसमें गैम्बलिंग में पकड़े गए हैं, वो इस सेक्शन में लायबल होंगे, वो इस सेक्शन में पनिशबल होंगे। ओके, अब इसका एक और कोई केस है, सुलेमान वर्सेस स्टेट। सुलेमान वर्सेस स्टेट, ये केस अच्छा है। इसमें क्या हुआ था, अक्यूज ने मतलब पुलिस वालों ने अक्यूज को पकड़ लिया था। अब क्या हुआ, वो लोग कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए या फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए पुलिस वाले एक ढाबे पे रुके। अब वहाँ पे उन्होंने उस अक्यूज को एक कांस्टेबल के सहारे कर दिया और वो पुलिस वाले सब अपने रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए चले गए। क्या हुआ, उस अक्यूज ने उस कांस्टेबल को मारा और भाग गया वहाँ से। ओके, तो यहाँ पे जो अक्यूज भागा है ना, वो इस सेक्शन के लिए लाइबल होगा। ठीक है, वो अक्यूज था ऑफेंडर थेफ्ट और हाउस ब्रेकिंग का। ओके, थेफ्ट और हाउस ब्रेकिंग का पनिशेबल ऑफेंडर था। तो when the police party stopped for a while at a tea stall for taking refreshment, the accused made an escape after giving a dagger below to a constable। उसने कांस्टेबल को किया और the accused was held to be committed on an offence under section 224। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, 225। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 225 जो है वो किससे डील करता है, 224 का ही एक अलग ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो दोनों सेम ही है। ओके, ये क्या बोलता है, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन। रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ अनदर पर्सन। टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ अनदर पर्सन। अब इसकी हिंदी क्या है 225 की, किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। कोई पर्सन है जिसका लीगली अरेस्ट हो रहा है या एप्रीहेंशन हो रहा है, उसके अरेस्ट में अगर कोई दूसरा ही पर्सन बाधा पहुंचाता है, तो यहाँ पे वो जो दूसरा पर्सन बाधा पहुंचा रहा है ना, वो इस सेक्शन में पनिशेबल होगा। ओके, इसकी पनिशमेंट भी हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, डेथ पेनल्टी से अगर ऑफेंडर जिसको बचा रहा है, जिसके अरेस्ट होने से बचा रहा है, वो ऑफेंडर या क्रिमिनल किस चीज़ से, अगर डेथ पेनल्टी से लायबल होगा, तो फिर जो बचाने वाला उसकी क्या पनिशमेंट होगी। अगर वो पर्सन लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, तो उसको बचाने वाले की क्या पनिशमेंट, ऐसे स्टेप वाइज पनिशमेंट बताएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर बता देती हूँ। Whoever intentionally offers any resistance, कोई भी पर्सन, एक सेकेंड, कहाँ, अभी न्यू इन दिस क्लास। ओके, कोई इशू नहीं है, आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, हाँ, whoever intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of any person, other person for an offence, or rescues or attempt to rescue any other person from any custody in which that person is lawfully detained। यहाँ पे lawfully उसको अरेस्ट करा जा रहा था, पकड़ा जा रहा था, उसके बावजूद for an offence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यहाँ पे पहले उसने बता दिया, अगर कोई पर्सन किसी व्यक्ति को रेस्क्यू करता है, किसी कन्विक्ट को या फिर किसी ऑफेंडर को रेस्क्यू करता है कोई पर्सन, तो जो रेस्क्यू कर रहा है उसकी पनिशमेंट कितनी बताई गई है, 2 साल विद फाइन और विद बोथ। अब इसका आगे का बैरिक में ये क्या बता रहा है, आगे हम पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इफ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड और द पर्सन रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड, जो पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको रेस्क्यू करते हैं या
अटेम्प्ट करते हैं उसको रेस्क्यू करने का। रेस्क्यू जैसे मतलब रेस्क्यू मतलब होता है, रेस्क्यू को अगर हम समझे तो किसी पर्सन को बचाना या उसको छुड़ाना। किसकी कस्टडी से? बिना परमिशन के जिसने उसको अरेस्ट किया है या फिर उसको पकड़ा है। ओके, रेस्क्यू करना था एज इन अगर कोई पर्सन ने किसी व्यक्ति को किडनैप किया है तो उस किडनैप मतलब जिस पर्सन को किडनैप किया उसको बचा रहे हैं तो उसको भी रेस्क्यू करना बोलते हैं। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने अगर एक बच्चे को पकड़ा है, बच्चा या फिर कोई भी पर्सन को पकड़ा है, अपनी कस्टडी में रखा है और उस पर्सन की परमिशन के बिना अगर कोई तीसरा पर्सन आता है उस व्यक्ति को बचा लेता है तो यहाँ पे उस चीज़ को बोलते हैं रेस्क्यू करना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वो यहाँ पे पुलिस वाले की परमिशन होना ज़रूरी है। अगर आप किसी पर्सन को किसी ऑफेंडर को छुड़ा रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप छुड़ा रहे हैं तो उस आपने वो किसकी कस्टडी में है? वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की परमिशन से अगर छुड़ाते हैं, वो परमिशन देता है कि हाँ आप ले जाओ, तो यहाँ पे 225 में वो पर्सन लायबल नहीं होगा। पर अगर पुलिस ऑफिसर की परमिशन के बिना आप लेके जा रहे हो, उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, तो वो 225 में पनिशेबल होंगे आप। देखिए कैसे, इफ़ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड यानी कि वो गिरफ्तार होने वाला है, अभी हुआ नहीं, टू बी एप्रीहेंडेड। ओके, और द पर्सन रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड, वो पर्सन गिरफ्तार होने से पहले रेस्क्यू कर लिया गया। ओके, या फिर उसका अटेम्प्ट कर लिया रेस्क्यू करने का, तो वो पर्सन किस चीज़ से पनिशेबल था? जिस पर्सन को आपने रेस्क्यू किया, जिस पर्सन को आपने बचाया है गिरफ्तारी से, वो पर्सन किस चीज़ के चार्ज से लायबल था? with or liable to be apprehended for an offence punishable with imprisonment for life। LI से या फिर 10 साल तक की सज़ा, देखिए imprisonment for a term which may extend to 10 years, 10 साल तक की सज़ा या LI से पनिशेबल था। तो वो उसको बचाने के लिए किस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी? shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। उसको 3 साल तक की सज़ा और फाइन तक की फाइन भी मिलेगा। ओके, किसको? अगर वो आपने जिसको रेस्क्यू किया है उसको वो किस पनिशमेंट से चार्ज था, उसको पनिशमेंट मिला था लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रही है? नेक्स्ट चीज़ डील करती है डेथ से। अगर आपने जिसको रेस्क्यू किया है वो किससे लायबल है? वो डेथ पेनल्टी से लायबल है। आपने ऐसे व्यक्ति को मतलब रेस्क्यू किया है, तो यहाँ पे आपको सज़ा कितनी मिलेगी? 7 साल की सज़ा विथ फाइन और विथ बोथ। देखो, if the person to be apprehended or the person attempted to be rescued is charged with or liable to be apprehended for an offence punishable with death, for an offence punishable with death shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, okay, and shall also be liable to fine। अब ये आगे क्या बोल रहा है? इफ़ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड और रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड इज लाइबल अंडर द सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये आगे क्या बोल रहा है? अगर किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, गणना नहीं करी कि कितने साल की पनिशमेंट मिलेगी, ओके, या फिर अभी डिसाइडेड नहीं है कि कितने पर्टिकुलर कितने टाइम के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी या अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। देखो, इफ़ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड, जो एप्रीहेंडेड मतलब गिरफ्तार होने वाला है, और रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड इज लाइबल अंडर द सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय वर्च्यू ऑफ अ कम्यूटेशन ऑफ सच अ सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, उसकी कितने तक की हो सकती है? या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की हो सकती है उसकी पनिशमेंट, या तो फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर्स और अपवर्ड्स, या तो फिर 10 साल तक की सज़ा या 10 साल से ज़्यादा तक की उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो उसको आपने बचाया है, ओके। तो यहाँ पे आपकी जो रेस्क्यू कर रहा है उसकी पनिशमेंट क्या होगी? उसकी पनिशमेंट होगी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो यहाँ पे उसको 7 साल तक की सज़ा और फाइन की पनिशमेंट मिलेगी। अब फिर हम आगे आते हैं। आगे ये क्या बोल रहे हैं? इफ़ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड और रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड इज अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। अब जो पर्सन अरेस्ट होने वाला है, जिसको आपने रेस्क्यू किया है, वो किससे लाइबल हो सकता है? अभी हुआ नहीं है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, सॉरी, डेथ पेनल्टी से लाइबल हो सकता है, कैपिटल पनिशमेंट से लाइबल हो सकता है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। वो तो उसके लिए फाइन भी लाइबल होगा, ओके। देखो, इसका मैं आपको हिंदी में बताती हूँ तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपको।
क्योंकि इसमें पनिशमेंट्स जो है वो बहुत सारे बता दिए, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, क्या कहता है, हम पनिशमेंट से आते हैं। पहला वाला तो मैं आपको बता दिया कि अगर कोई पर्सन है वो किसी पर्सन को अरेस्ट होने से रोकता है, बाधा पहुंचाता है, अरेस्ट नहीं होने देता, तो जो पर्सन बचा रहा है, रेस्क्यू कर रहा है जानबूझ के, इंटेंशनली, तो वो पर्सन पनिशेबल होगा सेक्शन 225 में। अब वो पर्सन जो बचा रहा है उसकी क्या पनिशमेंट होगी वो हम पढ़ लेते हैं। ओके, देखो, यदि उस व्यक्ति पर जैसे पकड़ा जाना या छुड़ाया गया हो, जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोपी हो, या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पे अगर पर्सन जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की पनिशमेंट से पनिशेबल है, क्रिमिनल, और उसको रेस्क्यू किया है, तो रेस्क्यू करने की पनिशमेंट है 3 साल विद फाइन और विद बोथ। नेक्स्ट पे आते हैं, यदि उस व्यक्ति पर जिसे पकड़ा जाना हो या छुड़ाया गया हो, जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु दंड से दंडनीय था, तो उसकी सजा कितनी थी, हमने पढ़ी 7 साल की सजा विद फाइन और विद बोथ। ओके, उसको रेस्क्यू करने की। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट, यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या छुड़ाया गया हो, जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, किसी न्यायालय के दंडादेश के अधीन, या वह ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय हो, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। गॉट इट। फिर हम नेक्स्ट आए थे, यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो, जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह मतलब उसको पनिशमेंट मृत्यु, यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिल चुका था, उसके बाद बचाया। पहले के 2 सेक्शन में क्या बोल रहा है, मतलब पहले के 2 क्लॉजेस में उसने बोला कि उसको ये पनिशमेंट मिल चुका है, फिर आपने बचाया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट के लास्ट के जो 2 क्लॉजेस हैं उसमें ये क्या बोल रहा है, अगर वो उसको पनिशमेंट मिल सकता है, इतना पनिशमेंट मिल सकता है, तो रेस्क्यू करने वाले की क्या पनिशमेंट होगी। तो हमारा लास्ट चीज़ ये बोल रही है, यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या छुड़ाया गया हो, जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से इतनी अवधि के लिए जो 10 वर्ष से अनधिक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 225 भी होता है डन। अब 225A जो है वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके थे, अगर आपको पता हो तो। कल की क्लास जिसने अटेंड की थी, और अगर नहीं की थी तो आप लोग कल के वीडियो में देख सकते हैं। 225A हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ किससे रिलेट करती थी, वो पब्लिक सर्वेंट से रिलेट करती थी। 225A क्या है, वो 225A पब्लिक सर्वेंट की सेक्शन से डील करता है, तो वो हम कल की क्लास में रीड कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, हमारे वो है 225B। 225B किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। ओके, जैसे ये वाला सेक्शन किससे रिलेट करता है, ये 225A जो हमने पढ़ा था ना, उसी से रिलेट करता है। इनमें क्या कहा गया है, मैं एक बार आपको फिर से इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। अगर कोई भी लॉ है, IPC है या कोई भी अदर लॉ है, जिसमें कोई ऐसा ऑफेंस है जो पनिशेबल नहीं है, या फिर उसका अभी तक वो हुआ नहीं था, पहली बार हुआ है और उसकी पनिशमेंट नहीं बताई गई है, उसके लिए गिरफ्तार किया गया है, और उस गिरफ्तारी में अभी वो यहाँ IPC में पर्टिकुलर उस ऑफेंस को बताया नहीं गया, डिफाइन नहीं किया गया, उसका पनिशमेंट नहीं बताया गया, ठीक है। IPC में किसी भी लॉ में जो अभी फोर्स में है, उनमें फोर्स में चल रहे हैं, उनमें अभी तक वो लॉ डिफाइन नहीं है, उसकी पनिशमेंट नहीं बताई गया। उसके लिए अगर वो पर्सन किसी पर्सन को गिरफ्तार किया है, और वो गिरफ्तार किया है और उससे वो भाग जाता है, या कोई पर्सन उसको बचा लेता है, जैसे 224 और 225 जो हमने पढ़ा, ओके, तो उससे अगर उसको बचा लेता है, वो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो यहाँ पे 225B बोला गया है कि इसमें वो पर्सन पनिशेबल होगा। पर्टिकुलर जिसका कोई लॉ नहीं है और उसको वो भाग जाता है, तो यहाँ पे वो 225B में पनिशेबल होगा। उसकी पनिशमेंट क्या होगी, उसकी पनिशमेंट होगी 6 महीने तक की सज़ा विथ फाइन और विथ बोथ। ओके,
देखो ये जो सेक्शन है किससे अमेंडमेंट होके आया था, देखो सेक्शन 225A जैसे अमेंड हुआ था वैसे ही ये भी अमेंडमेंट से आया 225B। तो ये क्या है, दिस सेक्शन इज ऑल्सो सब्सिक्वेंटली इंसर्टेड इन द IPC बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1886 in order to deal with the cases which are not covered under section 224 और 225 of the code। जो 225 और 225 में सॉरी 224 और 225 में इंक्लूड नहीं है ना IPC में, उसके अलावा जो भी चीज़ों से भागा है अगर कोई पर्सन, अरे ठीक है कोई भी ऑफेंडर, तो वो 225 में पनिशेबल होगा और उसकी पनिशमेंट कितनी बताई गई, 6 महीने तक की सज़ा विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ डायरेक्ट लैंग्वेज में, ठीक है। देखो, हुएवर इन एनी केस नॉट प्रोवाइडेड फॉर द सेक्शन 224 और सेक्शन 225 और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया जो 225 और 24 और 25 दोनों में इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी वो पर्सन भाग जाता है, ओके, या फिर किसी भी लॉ में, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आईपीसी के अलावा कोई भी लॉ में वो पर्सन पनिशेबल नहीं है या फिर इंक्लूडेड नहीं है 224 225 में, तो एक सेकेंड, इंटेंशनली ऑफर्स एनी रेजिस्टेंस, इंटेंशनली वो कोई बाधा पहुंचाता है किसी पर्सन की अरेस्ट में, और इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन करता है किसी के अरेस्ट में, टू द लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ हिमसेल्फ, या फिर खुद की अरेस्ट होने नहीं देना, वो बाधा पहुंचाता है खुद की अरेस्ट में, और ऑफ एनी अदर पर्सन, और स्केप्स यानी कि भाग जाता है, और अटेम्प्ट टू एस्केप या फिर भागने की कोशिश करता है, फ्रॉम एनी कस्टडी इन विच ही इज लॉफुली डिटेन्ड, एनी कस्टडी जिसमें वो लॉफुली डिटेन था, लॉफुली बंधक था, ओके, या अरेस्ट हो चुका था लॉफुली, तो और रेस्क्यूज और अटेम्प्ट टू रेस्क्यू या फिर रेस्क्यू कर लिया गया, उसका रेस्क्यू करने का अटेम्प्ट किया गया है किसी ने, तो एनी अदर पर्सन फ्रॉम एनी कस्टडी इन विच दैट पर्सन इज लॉफुली डिटेन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months और विथ फाइन और विथ बोथ। उसको बस सजा बताई गई है कि उस किसी भी पर्सन को अगर आईपीसी में 224 और 225 के अलावा किसी और चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया है और उसको बचाया जा रहा है, या किसी और लॉ में वो चीज़ नहीं डिफाइन है, तो वो 225B में पनिशबल होगा, 6 महीने की सजा विथ फाइन और विथ बोथ। ठीक है, हिंदी में एक बार सुन लो, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना, जो कोई स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विधि पूर्वक पकड़े जाने में साशय कोई प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा, या किसी अभिरक्षा में से जिसमें वह विधि पूर्वक निरुद्ध हो निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में से जिसमें वह व्यक्ति विधि पूर्वक निरुद्ध हो छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, वह किसी ऐसी दशा में जिसके लिए धारा 224 या 225 में किसी अन्य तत्समय प्रवर्त विधि में उपबंध नहीं है, दोनों से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम आते हैं 226 जो कि हो चुका है रिपील्ड। तो हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन 227। आईपीसी का 227 सेक्शन क्या कहता है, 227 ये कहता है वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, मतलब कि अगर कोई पर्सन है जिसको कुछ छूट पे या किसी बाउंडेशन या कोई कंडीशन पे छोड़ा गया है और वो उस चीज़ का वायलेशन कर देता है, तो वो पर्सन पनिशेबल है। क्या होता है, कई बार कोर्ट जो होती है वो अच्छे आचरण के कारण, अच्छे बिहेवियर के कारण किसी पर्सन को उसकी पनिशमेंट से जल्दी छोड़ देती है, या मान लो उसकी 10 साल की सज़ा थी पर उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था तो उसको 9 साल में या 8 साल में छोड़ देती है या 5 साल में छोड़ देती है कोर्ट। ओके, ये चीज़ हो गई। या फिर हो सकता है उसको पेरोल पे किसी कंडीशन पे छोड़ा हो, या उसको किसी टाइम वो उसका अरेस्ट हुआ ही नहीं है, अभी अरेस्ट होना बाकी है, पर वो कुछ कंडीशन बोलता है कि मैं बॉन्ड वगैरह साइन कर देता हूँ, आप मुझे बस कुछ टाइम के लिए इस कंडीशन पे छोड़ दो। वो कोई कंडीशन पे किसी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जाना है उसको किसी कंडीशन के बिहाफ पे छोड़ा जाता है कि आप ये चीज़ मेंटेन रखोगे तभी आप बाहर रहोगे कुछ टाइम के लिए, तो वो यहाँ पे अगर वायलेशन कर देता है उन कंडीशन का या उन रूल्स का, तो वो 227 में पनिशेबल होगा। ओके, अब मैं आपको इसको पहले हिंदी में पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या बोल रहा है,
जो दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण, दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है क्योंकि ये चीज़ होती है। ओके देखो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, हुएवर हैविंग एक्सेप्टेड एनी कंडीशनल रिमिशन, कोई भी पर्सन अगर एक्सेप्ट करता है कंडीशनल रिमिशन, कंडीशनल रिमिशन मतलब जिसमें छूट दी गई है कि हाँ तुम चले जाओ, अरेस्ट मत हो, पर उसकी कोई कंडीशन बताई गई है। ओके वो एक्सेप्ट करता है और किसी पनिशमेंट को लेकर, नोइंगली वायलेट्स मतलब जानबूझ के उस पनिशमेंट का वायलेशन करता है, एनी कंडीशन ऑन विच सच रिमिशन वॉज ग्रांटेड, जिस पर वो छूट दी गई थी उस कंडीशन पर का वायलेशन करता है, तो shall be punished with the punishment to which he was originally sentenced if he has already suffered no part of that punishment. If he has suffered any part of that punishment, then with so much of that punishment as he has not already suffered. यहाँ पे ये माना जाएगा कि भले उसने कुछ पनिशमेंट झेल लिया हो या फिर उसने बिल्कुल ही वो पनिशमेंट नहीं झेली हो, मतलब वो इम्प्रिजनमेंट नहीं झेली हो या पूरी झेली हो, पर उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके अलावा पनिशेबल होगा। 227 में उसको अलग से पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो उसने वो कंडीशन का वायलेशन किया। ओके देखो 227 की हिंदी में आपको पढ़ देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो कोई दंड का सशर्त परिहार प्रतिग्रहित कर लेने पर किसी शर्त का जिस पर ऐसा परिहार दिया गया था जानते हुए अतिक्रमण करेगा, यदि वह उस दंड का जिसके लिए वह मूलतः दंडादिष्ट किया गया था कोई भाग पहले ही न भोग चुका हो, तो वह दंड से, और यदि वह उस दंड का कोई भी भाग भोग चुका हो तो वह उस दंड के उतने भाग से जितने को वह पहले ही न भोग चुका हो दंडित किया जाएगा। ठीक है, उसको मान लो ये कंडीशन बोल रहा है कि 10 साल की सज़ा थी, ठीक है, 10 साल में से उसको अच्छे आचरण के कारण 5 साल में ही छोड़ दिया, वैसे 5 साल में तो नहीं छोड़ते, 6 साल या 7 साल, मान लो 7 साल में छोड़ दिया कि हाँ चलो ये पर्सन सुधर चुका है, बहुत अच्छा बिहेवियर है। ओके अब वो बाहर निकल गया, उसको अच्छे आचरण मेंटेन रखने के लिए छोड़ा गया था, वहाँ पे जाके बाहर पता चला कि वो तो गुंडागर्दी करने लग गया है, वापस बिगड़ गया है, तो उसको जितने साल के लिए छोड़ा गया था ना, कि मतलब 7 साल में ही छोड़ दिया गया था, पर उसकी पनिशमेंट तो 10 साल थी, तो उसको जो 3 साल बचे हैं ना, वो 3 साल उसको वापस उसको 3 साल के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा। 227 में यही बताया गया कि उसको जितने टाइम के लिए छोड़ दिया गया था ना कि चलो ठीक है 3 साल, तो वो 3 साल उसको फिर से भोगना पड़ेंगे क्योंकि उसने कंडीशन का वायलेशन किया, तो उसको वो कंडीशन वापस कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, तो उसको 3 साल वापस कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे हो गया हमारा 227 डन। अब हम आते हैं आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शन पे 228। 228 आईपीसी का क्या कहता है, ये डील करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मोस्टली। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अभी पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। फिर से सुनो, इंटेंशनल इंसल्ट और इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। वैसे आप लोग मुझे अभी बता सकते हैं अभी सबसे बड़ा केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस कौन सा आया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का? प्लीज़ मुझे क्वेश्चन बैंक जो है उसमें बताइए, तो मैं देखूँ आप लोगों को कितना आप लोग अपडेटेड है लॉ को लेकर। ओके 10 लोग अभी ऑनलाइन है तो मुझे 10 के आंसर्स चाहिए। हाँ, तो हम 228 के में पढ़ रहे हैं, अगर कोई पर्सन है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है। ओके कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब क्या होता है, इसके लिए पर्टिकुलर एक्ट भी बना हुआ है 1971 का। पर्टिकुलर अगर कोई पर्सन है वो कंटेम्प्ट करता है, कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट को कुछ गलत अपशब्द कह देता है या कोर्ट की बात नहीं मानता है, कोर्ट के विरुद्ध जाता है, तो फिर वो इस सेक्शन के तहत पनिशेबल होगा, 228 में पनिशेबल होगा। ओके अब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो पहले 228 की हिंदी सुनो। न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का सशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न। न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का सशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न। मुझे अभी तक किसी का भी आंसर नहीं मिला है। कंटेम्प्ट ऑफ, मैं क्वेश्चन फिर से पूछ लेती हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अभी सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉस कौन सा था, किसका जजमेंट अभी आया है? वो बहुत बड़ा केस था, बहुत रिलेटेड केस था। ठीक है, तो मुझे आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा केस हुआ था अभी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 228, न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का सशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न।
गुड, मचाल ने तो अपना आंसर दे दिया है, पर मैं बताऊंगी नहीं, आप लोग पहले सभी लोग आंसर दो, फिर देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में है, बैठा हुआ है, और उस टाइम पे वो उसका कोई पर्सन अपमान कर देता है, तो वो पर्सन पनिशेबल होगा, क्योंकि उसने कोर्ट का यानी विधि का यानी कि कानून का अपमान किया है। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। Whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to any public servant while such public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। उसको 6 महीने तक की सज़ा या 1000 रुपये का फाइन या फिर ये पनिशमेंट मिलेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जो कोई लोक सेवक का या उस समय जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशे कोई अपमान करेगा, उसके कार्य में इंटेंशनल अपमान करेगा, ओके, इंटेंशनल अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास, यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट बोला गया है, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग बोला गया है, मतलब कोर्ट में अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, उस टाइम पे अगर किसी ने कोर्ट में किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो पब्लिक सर्वेंट बैठे हैं उनका अपमान किया है, तो वो इस चीज़ में लायबल होगा, ना कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यानी प्रशासनिक वर्क कर रहा है, उस टाइम पे अगर किसी ने उसका अपमान किया है तो वो चीज़ यहाँ पे पनिशेबल नहीं है। ये डिफरेंस है, यहाँ पे पर्टिकुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग बोला गया है। ओके, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब इसका पे केस सुनो, राम विशाल। इस केस में क्या हुआ था, ये काफ़ी सारे अक्यूज थे, इसमें सेवरल अक्यूज्ड पर्सन्स वर फेसिंग ट्रायल, इसमें ट्रायल चल रहा था उनका, एंड फाउंड गिल्टी ऑफ वेरियस ऑफेंसेस अंडर आईपीसी। उनको बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए पनिशेबल किया जा रहा था, आईपीसी में ट्रायल चल रहा था एक्चुअली उनका, पनिशेबल नहीं। On hearing the judgment against them, one of the accused addressed the court using abusive language। एक अक्यूज जो था उसने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की कोर्ट के अगेंस्ट में, ओके, एंड मेड कंटेम्प्टुअस रिमार्क्स held that the act of the accused amounted to insult of the court and he was convicted under section 228 of the code। तो वो जो अक्यूज था जिसने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की, तो वो 228 में पनिशेबल होगा। ओके, एक और केस था उषा पांडे वर्सेस ACJM टू बस्ती एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ था, एक लेडी थी उषा करके, उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का केस लगाया था। अब वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि उसने जो मजिस्ट्रेट थे उनके अगेंस्ट बहुत कुछ बोल दिया था, उनको कह दिया था कि ये तो पक्षपात कर रहे हैं, प्रिजुडाइज्ड मजिस्ट्रेट हैं, या कुछ भी, बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर ली थी मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में। कौन सा केस उसने लगाया था, सेक्शन 125 CRPC, मतलब मेंटेनेंस का केस उसने अपने हस्बैंड पे लगाया था। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसने मजिस्ट्रेट को बहुत कुछ अब्यूसिव वर्ड्स बोल दिए थे। यहाँ पे उसको पनिश तो किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट में, पर उसने हाई कोर्ट में अपील की, तो हाई कोर्ट ने ये कह के इस केस को खारिज कर दिया, क्योंकि वो उस टाइम पे डिप्रेशन में थी, तो यहाँ पे सिंपैथी थोड़ा इंक्लूड हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे वो लेडी को पनिश नहीं किया गया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट हेल्ड दैट द कोर्ट्स शुड नॉट बी अनड्यूली सेंसिटिव अबाउट देयर डिग्निटी व्हाइल कंडक्टिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग। ओके, हाँ जी, दिव्यांश ने भी सही कह दिया है, बाकी काफ़ी टाइम बाद बताएगा। तो एक और चीज़ सुनो, इट हैज़ बीन हेल्ड, एक केस था जिसमें एक कोर्ट ने कहा, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट एक्ट्स सच एज रूड एंड कंटेम्प्टुअस बिहेवियर, ऑब्स्टिनेसी, परवरनेस, रिफ्यूजल टू आंसर लॉफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द कोर्ट, causing breach of peace on any willful interruption or disturbance etc. will amount to contempt of court under section 228। या मतलब उसने बताया 228 में क्या क्या इंक्लूड होगा, रूडनेस,
कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ कहना, या कोर्ट ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब नहीं देना, कोर्ट के विरुद्ध कुछ कहना करना, तो ये सब चीज़ें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगी और 228 में पनिशेबल होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था, वो आंसर था प्रशांत भूषण केस। ओके, इसके 2 आंसर्स मिले हैं मुझे। सबसे पहला आंसर इन्होंने दिया था, मचाल ने और इन्होंने। ठीक है, प्रशांत भूषण केस, सीनियर एडवोकेट, ये बहुत इसमें फ़ाइन लगा था उनको, प्रशांत भूषण सर को, वो सीनियर एडवोकेट है, उनको 1 रुपये का फ़ाइन लगा था जो पे भी कर चुके हैं परसों शायद से अब, बट वो कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये केस पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा केस था। अब हम आते हैं 228A पे। 228A क्या बोलता है? डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एट्सेट्रा। देखो ये क्या बोल रहा है, अगर कोई पर्सन है, इसने किसी विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी है तो वो पनिशेबल होगा। किस विक्टिम की? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी विक्टिम का आप नाम नहीं ले सकते या डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आप लोग पहले से जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो रेप विक्टिम्स जो होते हैं, जिनके साथ रेप हो चुका होता है, उनका नाम लेना, उन विक्टिम्स का नाम लेना पब्लिक में या फिर पेपर में छपवाना, ये सब चीज़ें पनिशेबल हैं। ओके, ये किसी भी रेप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है सेक्शन 228A में। ओके, क्योंकि ये चीज़ सिंपैथी गेन करवाती है और काफ़ी सारी चीज़ें फिर विक्टिम को झेलनी पड़ सकती है, इसलिए 228A में बिल्कुल मना कर दिया है कि रेप विक्टिम जो होती हैं उनका नाम पब्लिश नहीं किया जा सकता या पब्लिक में नहीं लिया जा सकता। कंडीशंस हैं, इसमें एक्सेप्शन बताया गया है कि अगर कोई पर्सन है, मतलब जो रेप विक्टिम है वो माइनर है या फिर वो अनसाउंड माइंड है, तो उसके बिहाफ पे अगर पेरेंट्स या गार्डियन बोलते हैं कि हाँ आप इसका नाम ले सकते हैं और वो ज़रूरी है, उसका नाम किसी चीज़ के लिए या फिर कोई कंडीशन है जिसके लिए उसका नाम बाहर आना ज़रूरी है, तो यहाँ पे नाम ले सकते हैं, वरना रेप विक्टिम का नाम नहीं लिया जा सकता। ओके, पब्लिक में नहीं लिया जा सकता। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, देखो, कतिपय अपराधी आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। देखो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, whoever prints और publishes। फर्स्ट, इसका फर्स्ट सेक्शन क्या बोल रहा है 228A का, whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offence under section 376 किससे डील करता है? रेप से। तो इसके जितने भी सेक्शन है, अमेंडमेंट के थ्रू बाद में निर्भया केस हुआ था, उसके बाद काफ़ी सारे सेक्शन अमेंडमेंट के थ्रू जुड़े हैं, तो वो जितने भी रेप से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है वो इसमें बताए गए हैं 376 के। इज एलिज्ड और फाउंड टू हैव बीन कमिटेड हियर एंड आफ्टर इन दिस सेक्शन रिफर्ड टू एज द विक्टिम, उसको विक्टिम माना जाएगा। ओके, शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो जो भी पर्सन उसका नाम, रेप विक्टिम का नाम पब्लिश कर देगा या फिर पब्लिक में ले देगा, मतलब ठीक है, तो वो 2 साल तक की सज़ा विद फाइन से पनिशेबल होगा। फिर हम इसके सेकेंड सब सेक्शन पे आते हैं। सेकेंड सब सेक्शन क्या बोलता है, नथिंग इन सब सेक्शन 1 एक्सटेंड्स टू एनी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द नेम और एनी मैटर विच मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम इफ सच प्रिंटिंग और पब्लिकेशन। सेकेंड जो सेक्शन है, सेकेंड सबसेक्शन, वो इसकी एक्सेप्शन बता रहा है। फर्स्ट में तो उसने बता दिया कि इस सेक्शन में जो भी व्यक्ति होगा वो विक्टिम, वो उसका नाम नहीं लिया जा सकता, पर सेकेंड में इसने सेकेंड पॉइंट में इसने अपना एक्सेप्शंस बता दिए कि किस में प्रिंट किया जा सकता है रेप विक्टिम का नाम भी। तो उसका एक क्लॉज क्या बोलता है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। एक क्लॉज कहता है, बाय और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है उसने ऑर्डर दिया है, उसने कहा है कि आप इसका नाम पब्लिश करो या लिखो। ओके, एक्टिंग इन गुड फेथ, गुड फेथ में पुलिस ऑफिसर ने कहा है, एवं नहीं, पुलिस ऑफिसर ने गुड फेथ में ये नाम पब्लिश करने को बोला है। तो फॉर द पर्पस ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से उसने नाम लिखवाया है, तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। सेकेंड क्लॉज, बी क्लॉज क्या बोल रहा है, बाय और विथ द ऑथोराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम।
विक्टिम में ऑथोरिटी देती है कि हाँ आप मेरा नाम छापो, तब भी वो छाप सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ओके, या बोल सकते हैं। सी क्लॉज क्या बोल रहा है, वेयर द विक्टिम इज डेड और माइनर, जो विक्टिम है या तो उसकी डेथ कॉज हो चुकी है, या वो माइनर है, या फिर अनसाउंड माइंड की है, या तो वो मंद बुद्धि है, या फिर उसकी उम्र 18 से कम है, या फिर उसकी डेथ कॉज हो चुकी है, ओके। तो विथ द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ द विक्टिम। नेक्स्ट ऑफ कीन का मतलब होता है निकटतम परिजन, जो परिजन होते हैं पीड़िता के मम्मी पापा या गार्डियन जो बहुत ज़्यादा निकट होते हैं, वो लोग ऑथोरिटी देते हैं कि हाँ आप इसका नाम ले सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कहीं भी, तो फिर आप उसका नाम पब्लिक में पब्लिश कर सकते हैं, रेप विक्टिम का नाम पब्लिश कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ उस पीड़िता की डिग्निटी से रिलेटेड होती है, इसलिए ऑफेंस पनिशेबल है, ओके। अब इसमें एक परंतु बताया गया, प्रोवाइडेड बताया गया, वो हम पढ़ लेते हैं। Provided that no such authorization shall be given by the next of kin to anybody other than the chairman of the secretary by whatever name called of any recognition welfare institution or organization। welfare institution और organization होते हैं, जैसे institution हो गया या फिर कोई भी ऐसा जो इस केस से रिलेटेड काम कर रहा है, ओके, तो उसको जो हमारे जैसे मैंने नेक्स्ट ऑफ कीन बोला, नेक्स्ट ऑफ कीन मतलब कि निकटतम परिजन, वो लोग उनको अथॉरिटी दे सकते हैं कि हाँ आप उसका नाम यूज़ कर सकते हो, वरना उन अथॉरिटी के अलावा कोई इसको परमिशन नहीं दे सकता, ओके। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लो। एक्सप्लेनेशन में उसने पर्टिकुलर बताया गया है कि क्या होता है रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन का मीनिंग। तो ये बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया एज अ वेलफेयर, मतलब जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो उन लोग वो होती है ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब हम इसके थर्ड सब सेक्शन पे आते हैं, इस सेक्शन के 228A के, वो क्या बोल रहा है, whoever prints or publish any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offence referred to in subsection 1 without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। अगर कोई पर्सन है जिसने कोर्ट प्रोसीडिंग का कुछ भी चीज़ मतलब ट्रायल चल ही रहा है उस केस का, कौन से केस का, यही रेप से रिलेटेड जो हमने फर्स्ट सबसेक्शन में पढ़ा, उससे रिलेटेड अगर कोई भी पर्सन न्यूज़पेपर में छपवा देता है, वो प्रोसीडिंग छपवा देता है, ओके, पहले या बाद में जो भी, तो बिना कोर्ट की परमिशन के छपवा देता है, तो वो 2 साल की सज़ा से लाइबल होगा विथ फाइन, ओके। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट, मतलब जो जजमेंट हुआ है उस केस का ऑफ एनी हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट डजेंट अमाउंट टू एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पे सेशन कोर्ट का जो ट्रायल है वो तो पनिशेबल होगा, पर उसने एक्सप्लेनेशन में पर्टिकुलर बोल दिया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो छापना, वो पब्लिश करना न्यूज़पेपर में, वो पनिशेबल नहीं है इस सेक्शन में, ओके। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे हमारा होता है कि इस सेक्शन डन। अब हम आते हैं आज की चैप्टर 11 के लास्ट सेक्शन पे 229A। 229 हम किसके साथ पढ़ चुके हैं, 229 सेक्शन जो है वो हम 205 के साथ पढ़ चुके हैं। बाकी ये अभी इतना मैटर भी नहीं करता। ये वाला क्या बोलता है, ये 229 सेक्शन क्या बोलता है, पर्सोनेशन ऑफ अ ज्यूरर और असेसर, मतलब कि ज्यूरर और असेसर तो अब होते नहीं है, उनका कोई प्रतिरूपण ले लेता है, मतलब जज का, ज्यूरी जो होते थे उनका कोई रूप लेकर आ जाता है और कोई जजमेंट सुना देता है या कार्रवाई करता है, तो वो 229 में पनिशेबल था, ओके। अब हम आते 229A पे, क्योंकि 229 हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। 229A क्या बोलता है, फेलियर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट। एक पर्सन है जिसने बेल ली है या फिर कोई बॉन्ड दिया है कि हाँ मैं इस टाइम पे आ जाता हूँ, और उसने बेल दिया, कोई बॉन्ड दिया है कि हाँ मैं इस कंडीशन को फुलफिल करूँगा, मैं इस टाइम पे आ जाऊँगा, और वो फेल हो जाता है उस कंडीशन को मानने में, तो वो इस सेक्शन 229A में पनिशेबल होगा। ये क्या बोल रहा है, पहले हिंदी सुन लो आप लोग। हाँ,
जमानत या बंध पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति का न्यायालय में उपस्थित होने में सफल होना। न्यायालय में उसको बोला गया था कि इस डेट पे आपको उपस्थित होना है और वो फेल हो जाता है इस चीज़ में, तो वो सेक्शन 229A में पनिशेबल है। ओके, अभी क्या एक्सप्लेन कर रहा है, whoever having been charged with an offense and released, कोई पर्सन है जो चार्ज हुआ है किसी ऑफेंस के तहत, उसको चार्ज किया गया, ओके, एंड रिलीज ऑन बेल और बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज, जिसको श्योरिटी पे बेल, बिना श्योरिटी के बेल दे दी गई है, बिना बॉन्ड के, बिना श्योरिटी के बॉन्ड पे कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट कॉज के बिना फेल हो जाता है, किसमें, उपस्थित होने में है क्या, द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच शैल लाई अपॉन हिम, मतलब जो कि उसके पास सफिशिएंट कॉज था कि वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया, वो किसके ऊपर रहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ वो रहेगा उसी पर्सन पे जिसको छोड़ा गया है, उसी पर्सन को जिसको बेल दी गई है, उसी के ऊपर, उसी को बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन के कारण, मान लो हो सकता है वो कोमा में, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में चला गया, अब वो तो नहीं आ सकता ना कोर्ट में, तो ऐसा अगर कोई सफिशिएंट कॉज है तो वो इस चीज़ में पनिशेबल नहीं है, पर अगर उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है तो 229A में पनिशेबल है। क्या बोल रहा है, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द बेल और बॉन्ड, बेल और बॉन्ड की जो कंडीशंस थी, जो टर्म्स थी, उनके अकॉर्डिंग वो नहीं चला, ओके, तो वो किससे पनिशेबल होगा, शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ, उसको 1 साल तक की सजा विथ फाइन और विथ बोथ पनिशमेंट मिलेगा। ओके, जो उसको पनिशमेंट मिला है उसके एडिशन में, ना कि उसको इंक्लूड करके, 1 साल की जो सजा बताई गई है वो उसको पूरा टोटल, उसके ऊपर जो ऑफेंसेस के चार्ज लगे हैं उसकी जो पनिशमेंट मिलेगी, मान लो 3 साल की सजा मिली तो 3 साल प्लस 1 मतलब 1 इसका, तो मतलब 4 साल की सजा हो जाएगी। ओके, ना कि 3 साल में इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, द पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन इज इन एडिशन, जैसे मैंने आपको बोला, इन एडिशन to the punishment to which the offender would be liable on a conviction for the offence which he has been charged, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब सेकंड बी क्रॉस क्या बोल रहा है, विदाउट प्रीजुडाइस टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर फॉरफीचर ऑफ द बॉन्ड, मतलब इसका हिंदी क्या बोल रहा है ये एक्सप्लेनेशन, वह न्यायालय की बंद प्रत को जब्ती के आदेश की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव से विहीन होगी। यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 होता है खत्म, ओके, और ये सेशन भी होता है डन।